थे तब क्या हालत होती थी बताओ। हाँ देखो, हमने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया था कल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूरिस की बुक है ये, आपको तीनों लॉ की बुक है, आपको बता दूं। और फैकल्टी को पहले लगा के देखा है मैंने कई बार, फैकल्टी को 5-4 दिन ही झेला आप लोगों ने, इसलिए अल्टीमेटली पढ़नी है, ढंग से पढ़नी है। अनुभव भाई इसका पूरा फायदा उठाओ, 15-20 सालों से यही पढ़ा रहे। तो देखो ज्यूरिस में आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक पता चला क्या? क्या पता चला बताओ? ये मदर होती है और तीन पिलर होते हैं और सारे लो इसी से जनरेट होते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। ये छोड़ो बातें, छोड़ो। प्रीएम्बल किसको याद है वो बताओ? प्रीएम्बल, प्रीएम्बल संविधान की प्रस्तावना याद, एक बार इसे देख के तो कोई भी बता दे बिना देखे। प्रीएम्बल सुन लो, मैं सुना रहा हूँ, अब आपको ध्यान दे लो। प्रीएम्बल का भी क्या बताया था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज क्या है, वो कल बताया था कि अपने देश में इसमें लाइन जो लिखी हुई है वो इंडिया के लोगों ने इसको स्वीकार किया था। इसलिए क्या लिखा हुआ था? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनी रिजॉल्व डिक्लेयर डेट टू फॉर्म इंडिया, कि हम इंडिया को कैसा कंट्री बनाएंगे? सेक्युलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये बताए थे 5 वर्ड। हाँ, और आगे क्या लाइन आई थी? सिक्योर, इक्विलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फर्टिलिटी, चैरिटी। हाँ, ये थोड़ा बड़ा था, इसको शॉर्ट में करके हमने याद करने योग्य थोड़ा सा आपको बनवाया था। देखो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत कल पढ़ा था, बेसिक बातें आप लोगों ने कल की थी संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों के कहीं CSET में भी आता है, आप लोगों ने पढ़ा हो तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, अपने देश के सब लोगों को नॉलेज होना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोगों को आज जो बातें बताऊं ध्यान से उनको भी सुनना है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आपको मैंने ये भी बोला होगा कल कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर हट जाए तो सारे कानून हट जाएंगे, कोई भी कानून यूजफुल नहीं रहेगा, कोई भी कानून अप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मदर ऑफ सारे कानून की ये मदर है। इंडिया ने खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, 1950 में लागू किया था। आज हम सब लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है। आपको पता है क्या ये बात कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है? कई बार हम बोलते हैं ना, थोड़ा सा अपने में घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है, मैं ही हूँ सब कुछ, है ना। कई नेता लोग ऐसे बात करते हैं, मैं तेरे ये करवा दूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा, ये वो भाषण देकर दूसरों को धमकाना करना, होता है ऐसा। लेकिन अपना देश ऐसा है आज भी कि डेमोक्रेसी, इतना सैकड़ों करोड़ लोग होके भी, आज 140 करोड़ की आबादी होके भी इंडिया में डेमोक्रेसी आज भी है ना। वर्ल्ड का आपको पता होगा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। पॉपुलेशन में वैसे चाइना बड़ा है, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं, आपको पता होगा। हाँ, चाइना में साम्यवाद कम्युनिस्ट है, और इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी। हम लोग खुद चुनते हैं अपनी सरकार। तो इतने बड़े कंट्री में डेमोक्रेसी होना बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है। और हम सब लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन से एक से सब लोग बंधे हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अपना कंट्री इतना बड़ा होते हुए हम सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं। कई देश ऐसे हुए दुनिया में, आपको बता दो, जिनमें कई ऐसे तानाशाह आ गए जिन्होंने क्या किया, पावर को बढ़ाने के लिए, अपना कुछ भी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही हटा के फेंक दिया। पाकिस्तान को मत बदनाम करो, और भी बताओ कोई देश को। सब लगभग सब देशों में होता है, पाकिस्तान, कनाडा, USA में भी हुआ है, रसिया में भी हुआ है। रसिया की आपको बताओ तो प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? प्रेसिडेंट वहां के, रूस के, रसिया के, व्लादिमीर पुतिन, आपने नाम सुना होगा। वो काफी टाइम से हैं, उन्होंने कह रखा है कि बस मैं जब तक हूँ कोई नहीं आएगा। कोरिया का तो नाम आपने सुना ही होगा, तो नॉर्थ कोरिया, वहां जो किम जॉन कौन है वो कह देता है वही कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर, और कुछ नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ही एकमात्र ऐसा है जिसमें कभी किसी ने उखाड़ा नहीं है, तो है मीन सरकार ने इसका रेस्पेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को भी ध्यान रखनी है, आप इस पूरी बुक को पढ़ लोगे ना, आप कानून को सीख जाओगे। और कानून को सीखने का मीन सीधा सा ये है कि हम लोगों को क्या होता है, जो अनपढ़ या अज्ञानी मूर्ख वो लोग जो होते हैं ना, वो कानून का डिसरेस्पेक्ट करते हैं।
हम लोगों को लगता है कानून में क्या है, कोई क्या बिगाड़ देगा, मेरी वहां सेटिंग है, हमारी वहां सेटिंग है, ऐसे करते हैं ना हम लोग कि मेरा एसपी जानकार है, मेरा फलाना नेता जानकार है, मेरा ग्राम सेवक जानकार है, वो पंच सरपंच कोई भी हो, क्या कानून से ऊपर है क्या वो लोग? ये बताओ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ो, दूसरे कानून के भी ऊपर नहीं है कोई भी? तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग समझोगे कि कानून को फायदा अपने, अगर इसको रेस्पेक्ट देते हैं, इसको अगर तोड़ भी दिया तो हम अगर कानून को कोऑपरेट करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, और अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं तो बड़े बड़े नेता आप देख सकते हो जेल में गए हैं कई, अब भी राजनेता, अभिनेता, अभिनेता में कौन आ गए? सलमान खान की, और कोई नहीं है क्या? की और सब गए में बहुत सारे, आप लोग इनमें पुराने के नाम अगर बोलोगे ना तो बहुत सारे नेता लोग, अभिनेता लोग हैं, हीरोइन गई भी है, और पैसे वाले लोग, पूंजीपति, बाबा लोग, और भी कोई वीआईपी आपको जो भी लगता है, तो कानून में किसी का भी नहीं है जगह। आपको इवन ये भी है कि कानून में जो ज्यादा बड़ा गुंडा बनता है वो कुत्ते की मौत मरता है लास्ट। सुना होगा आप लोगों ने, मीन एनकाउंटर होता है उसका लास्ट। तो ये सारी स्थिति कानून को ये बताती है हम लोगों को कि कानून सबसे ऊपर है, न कि हम। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग जो बातें पढ़ रहे हो उसमें आज जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनियन। बात क्या आ रही है देखो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल या यूनिटरी, इन दोनों में से कौन सा है? यूनिटरी को सेंट्रल भी कह सकते हैं। टॉपिक मिल गया क्या आपको नोट्स में? फेडरल और यूनिटरी, ये दोनों चीज क्या होती है वो आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए टॉपिक। देखो, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। दुनिया में आपको मैंने कहा था सब देशों में है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यादातर में रिटन है, मौखिक नहीं है। कुछ एक देश ऐसे भी है जहाँ पे आपको मैंने कहा था ओरल भी, मौखिक। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, लिखित भी है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है इंडिया का वो फेडरल है या यूनिटरी है? फेडरल को बोलते हैं हिंदी में संघीय, और यूनिटरी को बोलते हैं एकात्मक। क्या मीनिंग होता होगा सोचो। संघीय मीनिंग क्या होता है? हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का इंडिया का। फेडरल होता है वो जो कई सारे टुकड़ों को जोड़ के बनाया गया, जिसमें अलग अलग स्टेट, उन सबके अलग अलग पावर, अलग अलग उनके सबके स्ट्रक्चर हो, खुद का सारा मैनेजमेंट हो, सब बटा हुआ हो, उसको बोलते हैं फेडरल। जैसे अमेरिका के बारे में आपने सुना होगा, उसका पूरा नाम क्या बोलते हैं अमेरिका की? यूएसए, फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कितने स्टेट है उसमें? 51, और 51 स्टेट है। वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना फुल्ली फेडरल है। फेडरल का मीन वहां सारे पावर स्टेट को मिलेंगे। स्टेट अलग अलग टुकड़े हैं, मीन 51, वहां अलग अलग राज्य है, राजस्थान जैसे बहुत सारे। अमेरिका इंडिया से भी बड़ा आपको पता हो तो एरिया वाइज, और वैसे पॉपुलेशन वाइज छोटा है। तो अब अमेरिका जो है उसके अंदर अगर बात करें तो पावर सारे, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का बना हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कम और स्टेट को पावर है ज्यादा। वहां सिटीजनशिप भी दो होती है, आपको पता हो, नागरिकता। जैसे इंडिया में तो हम सब क्या बोलते हैं? वी आर इंडियन सिटीजन। यूएसए में क्या होता है? आप यूएसए की सिटीजनशिप, वहां का ग्रीन कार्ड अलग लो, वहां के जिस स्टेट में रह रहे हो, कैलिफोर्निया में, मेक्सिको में, जहां पे भी आप रह रहे हो, वहां की सिटीजनशिप अलग। दो सिटीजनशिप, दो सरकारें, दो सारा संकट है, सारा सिस्टम। मीन वहां सारा सिस्टम कौन सा है? फेडरल है। वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का कौन सा है? फेडरल है। वहां सेंटर में वैसे हेड कौन होता है? वहां सेंटर में प्रेसिडेंट कौन है अभी? बाइडेन, जॉन बाइडेन, ऐसे कुछ नाम है, जो बाइडेन। तो वो जो प्रेसिडेंट है, वैसे देखा जाए तो आपने सुना होगा कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर है। एक बार बोल देते हैं ना दुनिया में ताकतवर है, अरे उनकी वहां घरेलू में चलती नहीं, घर में चलती नहीं है उसकी अमेरिका में। क्यों? अमेरिका का सिस्टम इस तरीके का बना हुआ है कि राष्ट्रपति का और उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं वो लोग, उसका काम दुनिया के कामों में अड़ंगा लगाना है। खुद के देश में किसी की उनकी नहीं चलती। खुद मीन बाइडेन के हाथ में, खुद के हाथ में, अपने कंट्री को लेकर के कुछ ज्यादा पावर हाथ में नहीं होने को है। डिफेंस वगैरह से जुड़े हुए पावर है, तभी तो पावरफुल है वो कंट्री। डिफेंस का उनके पास है, एटम बम का उनके पास है, लेकिन बाकी सब काम कौन देखते? वहां के अपने अपने स्टेट।
वो दूसरे देशों में जरूर अड़ंगा लगाते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर लड़ाई हो रही है, चलो हम आ जाते हैं आपके वहां बंटवारा करने। अफगानिस्तान में तालिबान घुस गया, चलो हम खदेड़ में आ जाते हैं। ईरान में ये हो रहा है, चलो हम आ जाते हैं। इराक में ये हो रहा है, चलो हम आ जाते हैं। कहीं भी हो दुनिया में, हर जगह क्या बोलते हैं उसको, पंचायती करने पहुंच जाता है अमेरिका। क्यों? क्योंकि उस आदमी की कहानी चलती घर में नहीं चलती। वहां फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, वहां सारा काम विदेशों से जुड़ा हुआ है। सेंटर का काम ज्यादा फॉरेन का और डिफेंस, दो ही चीजों का काम। एक होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल बहुत सारे देशों में, इंडिया के पास में पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी राज्य हैं। आपको कि सर इंडिया में क्या है, इंडिया में भी तो स्टेट ही है, पावर बटा हुआ है, दो दो सरकारें, एक मोदी जी की सरकार, एक गहलोत जी की सरकार, राजस्थान में बात हुई। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं और सेंटर की भी गवर्नमेंट है। लेकिन ज्यादा पावर किसको है इंडिया में? सेंटर को है। हाँ, सेंटर को पावर है, ये बात सही है आपकी। मीन सिटीजनशिप भी एक ही है, कोर्ट का सिस्टम भी सेंटर से लेके स्टेट तक एक ही है। मीन कोर्ट सेंटर के दायरे में आते हैं और सारे राज्यों तक अपने बने हुए, और राज्यों और सेंटर में न्याय होता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ही है, करेंसी भी एक ही है, करेंसी भी एक ही है ना, रुपया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो चलता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के हम कहें तो अपना देश बंधा हुआ है, पावर सेंटर को ज्यादा है। तो सेंटर को अगर पावर हो, स्टेट हो ही नहीं, या तो या स्टेट पावरलेस हो, तो उसको क्या बोला जाता है? यूनिटरी। सेंट्रल, कई तो देश आपको बता दो ऐसे जिनमें स्टेट होते ही नहीं, छोटे छोटे बहुत सारे देश है। यूरोप के अंदर आपको पता है यूरोपियन यूनियन, और बहुत सारे देश है वहां, 22-23 देश है वहां पर। सिक्कर से जयपुर जितनी दूर चले जाए उतने में तो कंट्री चेंज हो जाए, 2-3 50 किलोमीटर पे कंट्री चेंज हो जाता है। तो वहां क्या स्टेट बनाएंगे वो लोग, ये बताओ। आप कभी यूरोप की अगर जाने की यात्रा का मौका मिल जाए तो वहां ऐसे ही चेंज होते हैं। ट्रेन से लोग, मेट्रो से, ट्रेन से, इनसे क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में आराम से चले जाते हैं। और वहां इसीलिए आपने सुना होगा वीजा पास का भी सिस्टम सेंट्रल बनाया हुआ, अलग अलग देश के लिए अलग अलग नहीं लगाना पड़ता, वो यूरोपियन यूनियन एक साथ दे देती। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? यूनिटरी। क्योंकि वहां सेंटर और स्टेट अलग अलग है क्या? वहां पे है ही नहीं, वहां पे सारा पावर एक ही सरकार है, और एक ही सरकार को सारा पावर है। कौन सा? यूनिटरी। बट इंडिया तो आपको पता है हर चीज का मिक्सअप बनाता है, रायता बनाता है ना। तो इंडिया की गवर्नमेंट कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है, फेडरल या यूनिटरी? हाँ, दोनों का अपने इंडिया में तो क्या है, मिक्स है। हम तो रायता करते हैं, तो वो ये अपने इंडिया में ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। कुछ फीचर्स किसकी ले ली? फेडरल की। और कुछ फीचर्स किसकी ले ली? यूनिटरी। फेडरल इसलिए क्योंकि स्टेट को भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, दोनों में पावर बटे हुए, सेंटर क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा, सब कुछ। लेकिन यूनिटरी इसलिए है सेंटर को पावर ज्यादा है, और सेंटर को पावर ये भी है कि वो जरूरत पड़ने पर स्टेट की सरकार को भंग कर सकता है, स्टेट के पावर को खुद अपने हाथों में भी ले सकता है। तो इसका मीन स्टेट से सेंटर ज्यादा पावरफुल हो गया, वो सुपीरियर हो गया, इसलिए इंडिया में क्या है, यूनिटरी फीचर्स भी है। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल में आपके नोट्स में क्या दिया मैंने। देखो बार बार बोल रहा हूँ, आपको राइटिंग अगर पसंद नहीं है तो खुद नोट्स इनमें से आप वापस कॉपी करके बना लेना, या कोई दूसरे स्टूडेंट की मैं आपको दिला दूंगा नोटबुक। जरूरत पड़ रही है क्या? कल आप लोगों ने देखा है घर पे, वॉइस को तो नहीं पड़ेगी मुझे पता है, गर्ल्स बताओ, वॉइस तो जो होता है उसमें संतोष करने वाली चीज है, जो मिल रहा है ठीक है, बस गर्ल्स में बताओ। जिसको भी अगर पसंद नहीं हो खुद अपनी राइटिंग में लिखना और फिर मेरे को भी दे देना, ठीक है ना? होंगे ना नया आपके पास तो लिखे हुए होंगे, पिछली बार के रिचा है क्या लिखे हुए? अरे रिचा कहाँ गई आज? यस सर, लिखे हुए हैं। हाँ सर। सर है हाँ, सर। है क्या? तो आप एक बार भेज देना ना, आज पीडीएफ मैंने बोला भी होगा आपको पहले, एक खाली कॉन्स्टिट्यूशन भेज देना पहले, क्योंकि नोट्स में बहुत फायदा मिलेगा। बुक से हम पढ़ते हैं तो उनमें क्या होता है, बुकिश लैंग्वेज आती है, और ज्यूरिस में बुकिश लैंग्वेज याद नहीं होती आपको। मैंने आप बंद कर लो स्पीकर। आगे देखो, अब अपने को देखो इसमें फेडरल है या यूनाइटेड, इसके दोनों तरफ आपको बता रखा होगा। इसमें फेडरल की भी कुछ बातें हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, और कुछ बातें कैसी है, यूनिटरी। तो दोनों की बातें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना, पूछा जाता है इसके बारे में कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनिटरी, कमेंट, इस पे कमेंट पूछा था। ये पहला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, इन आपको बताता भी जाऊंगा कि ये क्वेश्चन बनते, तो वो पहला क्वेश्चन आ गया। इस चैप्टर में 15-16 क्वेश्चन बनेंगे, तो बड़ा चैप्टर ये बहुत। फेडरल स्ट्रक्चर, अपने देश में फेडरल कैसे कह सकते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है? तो पहली बात क्या कह रहा है, ये ड्यूअल गवर्नमेंट,
अपने देश में गवर्नमेंट क्या है? डबल। राजस्थान सरकार, भारत सरकार बोलते हैं ना हम लोग, दो दो सरकार है। तो कभी आप ये नहीं सोचते कि अरे एक ही सरकार बहुत ही, क्यों दो दो बना रखी है? नहीं आया कभी दिमाग में ख्याल? तो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता, पढ़ाई का नहीं आता और सब आते हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट की क्या जरूरत है भाई? बताओ मेरे को कोई आप में से, क्यों बना रखी है दो दो सरकारें? क्या सोचा होगा, क्या फायदा हुआ होगा इसका? कोई तो बताओ। सर डिसीजन मेकिंग इजी होता होगा। वेरी गुड। और कोई? कंट्रोल भी इजी हो जाता है सर। क्या बोला? वापस बोल रहे हैं। कंट्रोल भी इजी। कंट्रोल सबसे जरूरी चीज, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, डाइवर्सिफाइड है, कि इंडिया के अंदर सेंटर जब तक पहुंचेगा, सेक्टर में मान लो कोई नेताजी गड़बड़ कर रहे हैं तो सेंटर पहुंचेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। स्टेट के पास पावर रहेगा तो स्टेट जयपुर से सिक्कर आने में टाइम कम लगेगा कि दिल्ली से सिक्कर आने में? बात सीधी सी है, समझ लो। और दिल्ली को अगर कन्याकुमारी जाना हो तो केरला में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो केरला पहुंचने में टाइम लग जाएगा ना बहुत सारा, और कोई केरला की वहां की सरकार होगी वो जल्दी से उसको कंट्रोल कर लेगी। तो डाइवर्सिटी है इंडिया में, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और बहुत ज्यादा साथ ही साथ इंडिया का एरिया ऐसा है कि सब जगह के बोलचाल, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग है। इसलिए कंट्रोलिंग के पर्पज के लिए ड्यूअल गवर्नमेंट बनाई, दो दो सरकार। मैंने आपको बोला था ना, वहां यूरोप में नहीं है दो दो सरकार। क्यों? वहां तो है छोटे छोटे वो कंट्री, राजस्थान में कितने सारे देश बन जाए वहां के। नहीं सुना आप लोगों ने? राजस्थान का एक जिला जैसलमेर, ठीक है ना, यूरोप के कई सारे देशों से बड़ा है। यूरोप के कई सारे देशों से कौन सा बड़ा है? जैसलमेर। अभी जाके देखो वहां टीलू में, अकेला जैसलमेर की बात कर रहा हूँ। सीकर जैसे भी कई सारे हैं जो सीकर जितने हैं वहां के कंट्री। तो ऐसी स्थिति है। पॉपुलेशन, हम जितनी पॉपुलेशन एक साल में पैदा करते हैं उतना कई सारे देशों की नहीं है वहां पॉपुलेशन। ड्यूअल गवर्नमेंट दूसरा क्या बोल रखा है इसमें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हम पढ़ रहे हैं फेडरल फीचर्स, कि अपनी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है तो कौन कौन सी बातों को लेकर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ऐसे भी लिखा हुआ है, बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लिख लेना। सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर बटे हुए भी है इंडिया में। एक सबसे अच्छी चीज है क्या, कि इंडिया में सेंट्रल और स्टेट दोनों में पावर क्या है? आपस में बटे हुए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो इससे फेडरल बात पता चलती है। फेडरल वही होती है जहां पे पावर बटे हुए सेंटर में और स्टेट। तो इंडिया में भी बटे हुए, कहां बटे हुए आप लोगों को मैं बताऊंगा। एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट बनी हुई है, शेड्यूल 7। सुना आप लोगों ने नाम किसी ने? शेड्यूल 7। उस शेड्यूल 7 के अंदर पॉपुलेशन तो चाइना की भी सबसे, पॉपुलेशन चाइना की भी ज्यादा है, तो वहां पे तो और ही खतरनाक सिस्टम है। आपको चाइना का पता ही नहीं है। चाइना में इंडिया वर्ल्ड से पूरा कटा हुआ है। चाइना कम्युनिस्ट है वहां पे, वहां कोरिया से कम नहीं है। ज्यादा विरोध करने पर क्या होते हैं? गोली मारते हैं सीधे। वो नहीं है कि भाई आपको चौराहे पे वो भी। हाँ, ऐसी स्थिति है। वहां एक उद्योगपति थोड़े दिनों पहले वहां चाइना का ये हुई, क्या तो नाम उसका, अलीबाबा कंपनी का हेड, उसका तो उसने सरकार विरोधी 2-4 बयान दे दिए थे, उसको जेल में अंदर ठूस दिया था उन लोगों ने। पता नहीं चला था, 2-4 महीने तक नजरबंद रहा था। लोगों ने तो कहा गोली मार दी, ये बात तक उड़ गई थी। क्योंकि उसके पहले भी उद्योगपति जिन्होंने सरकार की पॉलिसी की आलोचना की, उनको उन्होंने चाइना ने क्या किया? मार दिया। वहां पे इंडिया के, वर्ल्ड की बाहर की बहुत सारी साइट बैन रहती है। फेसबुक वगैरह, ये सोशल मीडिया वहां पे, वहां का लोकल चलता है अपने वाला फेसबुक वगैरह, ये यहाँ का वो नहीं चला सकते। ग्लोबल बहुत सारी चीजों के आने जाने पे पाबंदी रहती है। दूसरे देशों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दूसरे देशों की बात खबर ही नहीं लग पाती बहुत सारी चीजों की। और बढ़ करके आपको पता है कोरोना जैसे बनाता रहता है वो वायरस। चाइना का सारा सिस्टम जो है ना, वहां इंडिया की तरह बोलने की आजादी नहीं है। इंडिया में आप प्राइम मिनिस्टर को भी गाली देते हो, कोई कुछ नहीं करता। वहां प्राइम मिनिस्टर को तो छोड़ो, सिस्टम की थोड़ी सी आलोचना भी कर देते ना बाहर वाले भी, वहां के लोकल, तो बार बंद हो जाता है। तो चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, कम्युनिस्ट है। एक ही गवर्नमेंट, एक ही सरकार, ना चुनाव ना कुछ हो, सीधा सा सिस्टम। वहां कुछ कम्युनिस्ट का वो एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के लोग अपने एक ही, मतलब इंडिया में तो कितनी सारी पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, ये वो सब अपने अपने धंधे लिए खड़े। वहां पे एक ही पार्टी, एक ही सरकार। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट। सरकार भी हमेशा उसी कॉमरेड है। चाइना में जाके देखो, महीने 2 महीने फिर पता चलेगा इंडिया में आजादी और चाइना में आजादी कितना फर्क है। कहाँ चल रहे थे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेंट्रल और स्टेट में पावर बटे हुए हैं। ये कौन सी फीचर बताता है? अपनी फेडरल फीचर है। पावर बटे हुए कहा है? मैं आपको बोल रहा था संविधान में, कल आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने टोटल कितनी शेड्यूल बताई?
कितनी लिस्टें? अरे सारी बात मत बोलो, आप तो शेड्यूल बता दो। 12 लिस्टें बनी हुई है, 12 में से 7वीं लिस्ट जिसको बोलते हैं 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बनी हुई है, संविधान में, वो 3 प्रकार के पावर बांटती है। आपको मैं बताऊंगा वो 3 प्रकार के पावर 7th शेड्यूल में है। 7 को कैसे लिखेंगे? 7 इस 7th शेड्यूल में पावर बटे हुए हैं, बताना मैं बाद में चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैं बात यहाँ पे बता देता हूँ। फिर वो पावर में से एक लिस्ट है, पहली लिस्ट, उसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं। सुना आप लोगों ने कहीं? उस यूनियन लिस्ट पे कानून बनाने का पावर सिर्फ किसको होता है? सेंट्रल को। पावर बटे हुए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ सेंट्रल सिस्टम। दूसरी कौन सी लिस्ट है? स्टेट लिस्ट। ये पहली लिस्ट, ये दूसरी लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे कानून कौन बना सकता है? स्टेट को। और तीसरी लिस्ट कौन सी है? कंकरेंट लिस्ट। कॉन्करेंट समवर्ती सूची, इस पे कौन बना सकता है? सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर। दोनों का मतलब दोनों लड़ेंगे नहीं, जिसको जरूरत हो वो बनाओ। और अगर दोनों ने बना लिया और दोनों में कुछ गड़बड़ हो गया, आपस में कंट्रोवर्सी है, तो सेंट्रल वाला लागू होगा। इसका मतलब ज्यादा पावर किसको है? सेंट्रल, है ना। लेकिन पावर बटे हुए हैं दोनों में, ये कौन सी फीचर हो गई? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वाली, ये फेडरल हो गई। इसमें लिस्टें जो बनी हुई है ना, इनमें अलग अलग विषय लिखे हुए। पहली लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा, इसमें कितने विषय लिखे हुए? 97। स्टेट वाली लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा, 66। कितने विषय? 66 या 67? 66। और कॉन्करेंट वाली में 47। इतने इतने विषय हैं जिन पे ये गवर्नमेंट कानून बनाती है, सेंट्रल, स्टेट और बोथ। हाँ, बात हम कहाँ चल रहे थे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ये कौन सी है? कौन सी फीचर है? फेडरल। एकदम से सर अब कब बंद होगा माइक, ये बता दो आप लोग ना, थक जाते हो बहुत जल्दी, कैसे पार पड़ेगी? एक दो जने बोल रहे थे सर बस 2 घंटे तो पढ़ लिया था हमने, उसके बाद में ऐसे लग रहा था कि सर अब आप कब छुट्टी करोगे? मैंने 2 घंटे भी ज्यादा पढ़ लिया आप। ये ना स्थिति, देखो ज्ञान है, इसको आप लोग नहीं लेते हो, बाद में मोबाइल चलाने में आप कभी नहीं थकते। आपसे अभी चाहे 3 बजे से चालू करवा दो, 4 बजे से, फिर रात तक आप लोग चला सकते हो। कैपेसिटी है ना, है ऑलमोस्ट सबकी है कैपेसिटी। तीसरी फीचर कौन सी है? देखो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम फेडरल फीचर की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए स्लो चलता हूं इन चीजों में कि आप लोग याद भी करो साथ में, क्योंकि आप लोगों को पॉइंट नोट्स इसलिए हैं ताकि आप लोग याद भी कर सको। कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोच्च है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो सर्वोच्च है उसमें पावर बटे हुए भी है, तो इसलिए ये कौन से कहलाता है? फेडरल फीचर कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना। और चौथी बात क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी किसको बोलते हैं? एक पिलर होता है क्या ये? न्यायपालिका जो इंडिया की, वो क्या है? स्वतंत्र है। इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका पे प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल नहीं है, सीएम का कंट्रोल नहीं है, सीधा डायरेक्ट ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग करती है राज्यपाल को और राष्ट्रपति। मीन ये किसी सरकार से जुड़ी हुई नहीं है कि सरकार बदलेगी तो सुप्रीम कोर्ट के जज बदलेगी, होता है क्या ऐसा? नहीं। इवन सुप्रीम कोर्ट सरकार को भी घेर सकता है, सरकार को भी ऑर्डर कर सकता है, सरकार के किसी अधिकारी को बुला सकता है, मंत्री को बुला सकता है, और उनको जेल भी दे सकता है। तो ये एक बड़ी बात होगी ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये जुडिशरी अलग है, इससे क्या हो गया? सेंट्रल और स्टेट में ऐसा नहीं रहा कि ये ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, वो नहीं। और लास्ट क्या बोला है? 5वां, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का रिटन है। रिटन है, ये भी अच्छी बात है कि आपस में पावर बट गए और कोई भी लफड़ा नहीं होता। रिटन चीज ज्यादा अच्छी रहती है, ओरल रिटन में क्लैरिटी रहती है, स्क्रिप्ट रहता है हर काम कि ये काम ये करेगा, ये काम ये नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आ गई। तो ये 5 पॉइंट आप लोग याद रखिए। जो फेडरल फीचर्स आपको यूनिटरी पूछे तो फेडरल के पहले 5 पॉइंट लिखने। अब ये जरूरी नहीं होता कि मैंने काट के यूनिटरी इधर ही लिखी है तो आप इधर ही लिखोगे, इतने एकदम क्या पक्के भक्त होते हैं, तो वो ऐसे नहीं बनना है, ठीक है ना। फेडरल ऊपर लिख दिया 5 पॉइंट, तो उसके नीचे भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए। कई बार क्या होता है, अपने सीकर सेंटर पे वैसे भी सारे अपने कोचिंग के रहते हैं और वो एक जैसा लिख के आ जाते हैं, फिर टीचर से होता है अगला चेक करने वाला की कॉपी किया इन लोगों ने, चीटिंग किया है। वो थोड़ा बहुत क्या करना चाहिए, आपस में अपना खुद का भी फॉर्मेट, खुद की भी स्टाइल डालनी चाहिए। फिर देखो इसके दूसरी तरफ कौन सी है? यूनिटरी या सेंट्रल फीचर्स, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना।
यूनिटरी और सेंट्रल में पहला पॉइंट क्या आता है? अब यूनिटरी में देखो वो बातें मैं बताऊंगा जो किसको ज्यादा पावर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट को ज्यादा पावर नहीं, स्टेट को देती है तो वो कौन सी फीचर में चला जाता है, फेडरल। तो सेंटर को पावर देने वाली बातें सुनना आपको। पहली आ रही है, इन सम स्पेशल केस पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। क्या कह रहा है ये कि कुछ ऐसे स्पेशल केस भी हैं जिनकी दशा में इन सम स्पेसिफाइड केस पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। इन सम स्पेसिफाइड केस, आगे आते जैसे समझ आ रहा हूं। इन सम स्पेसिफाइड केस पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। पार्लियामेंट कौन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में आता है। वो पार्लियामेंट जो ये कह रहा है कानून बना सकता है कौन से विषयों पर, स्टेट लिस्ट के विषय पर। स्टेट लिस्ट के विषय पे भी कौन कानून बना सकता है, पार्लियामेंट। तो इसका मतलब स्टेट से ज्यादा पावरफुल कौन हो गया, पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट में कौन, सेंटर हो गया, यूनियन हो गया। तो यूनाइटरी फीचर में सबसे पहले ये आएगा कि कुछ केस में सेंटर पावर लगता है। अब वो केस भी है, देखो वो केस में क्या करूंगा, नीचे आगे कहीं लिखूंगा। हालांकि अगर आपको 8 नंबर का बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा तो वो परिस्थितियां भी लिखता यूनिटरी के नीचे की कौन कौन सी वो 4-5 सिचुएशन है जब जब सेंटर कानून बना सकता है किसकी लिस्ट पे, स्टेट की लिस्ट पे। वो 4-5 हालांकि तब भी लिखनी है जब आपको ये ज्यादा मार्क आ जाए, वरना 4-5 नंबर में तो इतना सफिशिएंट है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, इन केस ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसी। सुनिए बात ध्यान से, आपको याद हो तो ये कनकरेंट लिस्ट जो होती है ना, कॉन्करेंट, इस पे कौन कानून बनाता है, दोनों बना सकते हैं, है ना। और दोनों ने बना लिया, मान लो जैसे स्टैंप ड्यूटी लगती है, टिकट वगैरह लगती है, बेचते खरीदते हैं, अपने एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, स्टाम्प पेपर। तो स्टैंप का, पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा का, स्वास्थ्य का, ये कई विषय ऐसे जो दोनों लिस्टों में आते हैं। तो उन पे अगर सेंटर ने भी कानून बना लिया, स्टेट ने भी बना लिया, तो अगर दोनों में कोई कंट्रोवर्सी हुई तो सेंटर का कानून ज्यादा लागू होगा ना। तो वो कौन सी फीचर हो गई, यूनाइटेड। देखिए सेकंड पॉइंट में दिया है, इन केस ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसी। अगर ये कह रहा है कोई इनकॉन्सिस्टेंसी हो, असंगतता हो बिटवीन टू लॉ, दो कानूनों के बीच में, पास्ड बाय स्टेट एंड सेंटर। अगर सेंटर और स्टेट दोनों ने कानून बना लिए और उन दोनों में क्या है, कोई आपस में इनकॉन्सिस्टेंसी, असंगतता है। इन केस ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसी बिटवीन टू लॉज पास्ड बाय स्टेट एंड सेंटर ऑन सब्जेक्ट अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट के विषय पर, कॉन्करेंट लिस्ट वाले विषय पर अगर दोनों ने कानून बना लिया तो लॉ मेड बाय यूनियन विल प्रिवेल। कौन सा कानून लागू रहेगा, लॉ मेड बाय यूनियन। यूनियन ने जो कानून बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया, बोला बात पता है। ये अपना कि कोई टॉपिक समझा हुआ होता ना, फिर उसको याद करना आसान होता है। देखो इसीलिए टीचर की जरूरत पड़ती है ना, वरना पढ़ने को तो आप लोग भी पढ़ सकते हो। तो इन टॉपिक को तुरंत ही पढ़ा करो, फिर घर जाके। आपको मैंने बोला हुआ है ग्रुप में आप लोगों को बताना है। मैं उन लोगों को वॉच कर रहा हूँ आजकल जो नहीं पढ़ते, है ना। कल सुबह फोन आएगा उनके पास 8 बजे से 10 बजे, और सोए हुए मिल गए ना, देख लेना क्लास में सबके सामने मैं यही कहूंगा कि बस सोते रहो, दाल पीते रहो, सो जाओ। फिर थर्ड केस, रिजिडरी लेजिस्लेटिव पावर ऑन एनी न्यू सब्जेक्ट इज इन द यूनियन लिस्ट। थर्ड क्या कह रहा है, ये रेजिडरी पावर, ये भी एक देखो स्पेशल बात है। ये जो यूनियन लिस्ट है ना, इसमें कितने विषय आप लोगों को पता हो, 97 में से 96 जो है उनमें तो अलग अलग नाम लिखे हुए कि ये सेंटर करेगा, ये सेंटर करेगा, ये सेंटर। 97 ब्लैंक है, 97 में कुछ ही नहीं लिखा। 97 वाली एंट्री क्या है, ब्लैंक है। अब ब्लैंक क्यों छोड़ी गई जानबूझ के, क्या उनको एक लाइन खाली नीचे पड़ी हुई रहेगी इसलिए लिख दिया गया 97 नंबर क्यों छोड़ी। एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो उसमें आ जाएंगे। आजादी के टाइम की बात अलग है, आज के टाइम अलग है। तो कोई भी नया विषय अगर जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक किस लिस्ट में आ जाएगा, सेंटर की लिस्ट। आज से 50, 60, 70 साल पहले जब आजादी मिली थी, आज की दुनिया में बहुत फर्क आ गया। तो वो दुनिया जो थी उस टाइम ये सोच के पहले से, ये भविष्य की अच्छी सोच मानो, उनकी फ्यूचर प्लानिंग मानो कि उन्होंने एक 97 एंट्री खाली जोड़ दी। वरना लोग लड़ सकते थे ना, कह सकते थे कि ये विषय तो तीनों लिस्टों में नहीं है, कौन बनाएगा कानून, तो लड़ाई हो सकती थी। तो वो किसके हाथ में दे दिया, अपने आप ही सेंटर की लिस्ट में डाल दिया। तो खाली एंट्री सेंटर को दे दिया। बताओ ये तो खाली चेक देने के बराबर हो गया ना, ब्लैंक चेक की तरह। तो पावर किसको मिल गया, सारा बचा कुचा सेंटर को। इस 97 एंट्री को क्या बोला जाता है, ब्लैंक एंट्री को रेजिडरी पावर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, रेजिडरी, बचे हुए पावर। तो क्या लिखा हुआ है तीसरा यूनाइटरी वाले में कि रेजिडरी लेजिस्लेटिव पावर, बचा कुचा जो कानून बनाने का पावर है ऑन एनी न्यू सब्जेक्ट, कोई भी नए सब्जेक्ट पे, इज इन द यूनियन लिस्ट। वो कौन सी लिस्ट के अंदर है, रेजिडरी पावर जो है, बचा कुचा पावर, वो कोई भी नए सब्जेक्ट पे, वो यूनियन लिस्ट में, एनी न्यू सब्जेक्ट।
और चौथा क्या है लास्ट, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मीन क्या हो गया, नागरिकता अपने पूरे इंडिया में क्या है एक। आप इंडिया के नागरिक हो, ये नहीं कहा जाता कि आप राजस्थान के नागरिक हो, कहते हैं कि हम सिटीजन ऑफ राजस्थान, नहीं। अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, बट इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल करेंसी, ये इंडिया में है। तो ये चौथी बात किस पे आएगी, ये भी यूनाइटेड। तो यूनाइटेड में 4 है और फेडरल में 5 पॉइंट है ना आपको। यूनाइटेड में 4 कौन कौन से आए, अभी भूल गए। पहला पॉइंट क्या था, पार्लियामेंट है स्पेशल पावर, पार्लियामेंट को स्पेशल पावर है ना, इसके स्टेट की लिस्ट में भी कानून बनाने का कुछ एक्सेप्शंस में। सेकंड, अगर कोई कॉन्करेंट लिस्ट से जुड़ा हुआ विषय है और उसमें दोनों ने कानून बना लिया तो यूनियन को क्या मिल जाएगा, स्पेशल पावर मिल जाएगा, यूनियन वाला कानून लागू रहेगा। तीसरा, पावर भी किसको है, यूनियन को। चौथा, फिर लास्ट में कंक्लूजन क्या डालना है, वो नीचे लाइन दी है क्या कोई। सो इट कैन बी सेड, इसलिए ये कहा जा सकता है दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो फेडरल है ना ही ये करा क्या है, यूनिटरी है, बट इट कैन बी, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। एक आरसी कूपर हुए, बड़े विद्वान हुए, उन्होंने ये कहा था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल। इसका मतलब क्या होता है, अर्ध संघीय, इसे कुछ कह सकते हैं ना, क्वासी फेडरल। आरसी कूपर का लिख लो, ये विद्वान का नाम है आरसी कूपर, और हिंट लगा के आगे लिख लो बस कि क्वासी फेडरल बोला था, और कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। फेडरल, क्वासी फेडरल, ऊपर CWPER, ऊपर है, कुकर मत लिख देना, ऊपर CWPER, आरसी कूपर, लिख लिया। तो ये फेडरल यूनाइटेड कुछ समझे क्या, कौन सा है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा है, ना तो फेडरल ना यूनाइटेड, कॉम्बिनेशन है या क्वासी, दोनों का मिक्स है। इंडिया एक वैसे विचित्र देश है, इंडिया में कैसे पूरा देश चल रहा है ये सिर्फ कौन जानता है, ऊपर वाला ही। हाँ, बाकी इंडिया के कानून को तोड़ने वाले भी बहुत है और लिबरल भी बहुत है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा क्या है, लिबरल है। लिबरल होने का सब लोग क्या उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट पोर्शन ही चल रहा है पूरा, तो ध्यान से सुनो इन बातों को जो आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात जो आ रही है वो काम की आ रही है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य किसको कहते हैं। आपको पता है कि अपना आर्टिकल 1 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 1 वो इंडिया को परिभाषित करता है। इंडिया क्या है, इंडिया व्हाट इज कॉल्ड भारत, ये उसका इंडिया किसको कहा गया, जिसको हम क्या कहते हैं, भारत। फिर उसके बाद में उसका नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसमें इंडिया में क्या क्या शामिल होगा वो, क्योंकि कानून बना रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए ना ये इंडिया क्या है, वरना कल को यही लड़ेंगे कि ये इंडिया में आता है, ये नहीं आता। खाली इंडिया में ये नहीं आती, लैंड वाटर भी आता है, जो अपने मेराइन है समुद्री, वो भी आता है, टेरिटोरियल वाटर भी, ऊपर अंतरिक्ष वो भी इंडिया का ही है, क्रीक खाड़ियां वगैरह होती है, नदियां होती है, वो सब भी इंडिया की है ना। तो ऐसा थोड़ी है हवाई जहाज में चलते गए कि अब इंडिया टाटा बाय बाय, अभी वो इंडिया में ही है, जब तक कि इंडिया की धरती पे जहाज रहेगा वो इंडिया में ही, ऊपर उड़ेगा तो भी इंडिया में ही। तो वो बात छोड़ो, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टेट की। आर्टिकल देखो शुरू हो रहा है, ध्यान देना, यहाँ से आर्टिकल वाइज चलेगा आप सिस्टम। आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल होते हैं तरह तरह की धाराएं, अनुच्छेद। तो कौन सा आर्टिकल शुरू हो रहा है, देखो स्टेट नॉर्मल मीनिंग अगर आप सोचो तो स्टेट मीन्स 31 स्टेट, अभी आप बात कर रहे थे 31 स्टेट जीएसटी में, ध्यान है। वैसे 28 थे, उसमें 3 और जोड़ के हम 38 बंद कर चुके थे। वो स्टेट नहीं है, स्टेट मीन्स स्टेट का यहाँ पे काफी वाइडर सेंस में मीनिंग दिया है। स्टेट मीन यहाँ है सरकार, स्टेट का अर्थ है देश, स्टेट का अर्थ है सत्ता। सत्ता सब सुना इंडिया हिंदी में कभी आप लोगों ने, सत्ता, पावर, सॉवरन। तो यहाँ पे स्टेट का मीनिंग बहुत बहुत ज्यादा विस्तृत अर्थ में काम में दिया गया है। ये इसलिए क्योंकि ये तैयारी कर रहा है आपको अगला टॉपिक पढ़ाने की। अगला टॉपिक जो आएगा वो सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन
आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देता है हर नागरिक को, वो देता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार। हर व्यक्ति को मिला हुआ है इंडिया में, 140 करोड़ की आबादी है, उसको भी मिला हुआ है। इंडिया में आने वाले बहुत सारे फॉरेन के सिटीजन, कंपनियां, उनको भी उनमें से बहुत सारे राइट है जो इंडिया के अंदर उन लोगों को भी मिले हुए। इवन एक गर्भ में जो शिशु होता है उसको भी फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। एक मर जाता है जो इंसान, जब तक उसको जला के अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाए उसको भी फंडामेंटल राइट होता है इंडिया में। तो सोचो कितना लिबरल है। मरने के बाद भी चाहे वो आतंकवादी हो, उसको ऐसे नहीं कि चील कौओं को खाने के लिए फेंक दे, है कैसा इंडिया में सिस्टम। इंडिया में उसको भी रेस्पेक्टफुली क्या करते हैं, उसका फनरल करते, अंतिम क्रियाएं करते, है कि नहीं है। एक बच्चा जो जन्म होने से पहले ही अगर मर गया तो उसके भी मौलिक अधिकार, बच्चा पेट में है तो उसके भी मौलिक अधिकार। सुना क्या आपने ये सारी बातें। तो इंडिया से बढ़कर देखा जाए तो दुनिया में स्वर्ग नहीं है। मीन इंडिया में जितने राइट और जितना हमें पावर मिला हुआ है एक नागरिक को, वो दुनिया में कोई भी नहीं देता। अब बात क्या आ रही है आपको कि सर क्या बात बोल रहे थे। मैं बोल रहा था कि आपको फंडामेंटल राइट बताऊंगा मैं आपको आगे, और वो लंबा चलेगा। मेन आपको कॉन्स्टिट्यूशन की एक ही चीज कोर्स में है सबसे ज्यादा, तो वो क्या है, फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार। अब वो समझने के लिए स्टेट की डेफिनेशन जानना जरूरी है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट हम सबको मिले हुए, आपको, मेरे को, सबको, वो हम सरकार से ही मांग सकते हैं, सत्ता से, सॉवरन से, अपने देश से, वो हम मांग सकते हैं। और देश का अर्थ ये नहीं खाली मोदी जी से मांग सकते हैं। देश का मीन जो भी सत्ता है, जो भी पावर में है, जो लोगों को, जिनकी ड्यूटी है इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाने की, उन सब से मांग सकते हैं। आप एक सरकारी स्कूल में जाकर के उसमें एडमिशन अपने बच्चे का करवाना चाहते हो, अपने भाई का करवाना चाहते हो, वहां पे भी आपका फंडामेंटल राइट है, वो मना थोड़ी कर सकते हैं आपको। आप एक सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाना चाहते हो, क्या वो मना कर सकते हैं क्या आपको कि नहीं। आप रोड पे चल रहे हो, क्या पड़ोसी आपको मना कर सकता है कि नहीं, ये यहाँ से आगे मत जाना वरना टांग तोड़ दूंगा। वो आपका फंडामेंटल राइट है, वो आपको मना नहीं कर सकता। लेकिन ये सारी चीजें, तो आप फंडामेंटल राइट किससे मांग सकते हो, स्टेट से। अब वापस बोल रहा हूँ, स्टेट का मीनिंग आप क्या मत ले, नैरो माइंड में मत ले। स्टेट का मीनिंग ये मत सोचो कि सर राजस्थान स्टेट, हरियाणा स्टेट, पंजाब स्टेट, 5-4 और नाम बता दूं आपको, वो नहीं। स्टेट का मीन क्या है यहाँ पे, वो सब पावर जिनसे हम क्या कर देंगे, अपने फंडामेंटल राइट मांगेंगे। क्योंकि आप जहां पे भी FR पढ़ोगे आगे फंडामेंटल राइट, वहां सब जगह ये लिखा हुआ एवरी स्टेट सेल एंश्योर, स्टेट सेल एंश्योर, स्टेट सेल प्रोवाइड, स्टेट सेल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट। मीन सब काम की ड्यूटी किस पे डाली हुई है, स्टेट पे। और हम लोगों को उसका क्या दिया हुआ है, राइट, कि आप ऐसा मांगो, आप ऐसा करो, आप ऐसा मांगो। और किससे मांगो, स्टेट से मांगो। स्टेट का मीन खाली स्टेट गवर्नमेंट नहीं, कौन है वो आप यहाँ पे देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। कौन सी आ रही है, 12। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, स्टेट इंक्लूड, आर्टिकल 12 में ये करा, स्टेट में क्या आएगा, 3 चीजें आती हैं। और ये मैं पूछूंगा ऑलमोस्ट सब लोगों से, आप कल ध्यान रख लेना। सुबह खाली 8 से 10 में ऐसे निकल जाता है, तो मत सोचना कि सरकार तो कॉल नहीं आया। क्लास में भी लाइव हो सकते हो, पता ना आप लोगों को, भूल गए लाइव होना, याद ही नहीं है, परसों तो हुए होंगे, कब हुए थे ऑनलाइन लाइव, परसों की बात है मेरे को जहाँ तक याद, सैटरडे की, संडे की, संडे को भी सुना था। हाँ, तो पुराने बच्चों को तो याद है, नए को भी बता देता हूँ मैं कि भाई आपको क्लास में पूछा जाएगा, फिर आप कहोगे कि सब क्लास में मत पूछो, इससे ज्यादा फोन ही कर लो आप। तो देखो आर्टिकल 12 खास तौर पे याद करिए, स्टेट किसको कहा गया, स्टेट की डेफिनेशन है इसमें आर्टिकल 12 में। स्टेट इंक्लूड क्या करा, देखो ये डेफिनेशन स्टेट में इंक्लूड है, एग्जाम में आती है। ध्यान दीजिए, पहला क्या पॉइंट बना है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट में सबसे पहले किसको शामिल कर रहा है, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार और भारत की संसद, ये दोनों अलग अलग है क्या, मेरे को तो ये बताओ आप। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट अलग है या एक ही है? गवर्नमेंट किसकी है अभी, बीजेपी की। और पार्लियामेंट किसकी, पार्लियामेंट भी बीजेपी की। पार्लियामेंट में सोनिया गांधी भी बैठते हैं, राहुल गांधी भी बैठते हैं। पार्लियामेंट मीन पूरे देश का प्रतिनिधित्व है। पार्लियामेंट जो होती है ना, वो कानून बनाती है, उसमें सारी पार्टियां होती है, जो भी जीत के आते हैं वो सब लोग होते हैं पार्लियामेंट, और सब मिलके कानून बनाते हैं, बहुमत से कानून बनता है, मेजोरिटी से। पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर कहा जाता है, कल आपको बोला था, याद हो। और गवर्नमेंट का काम क्या होता है, उस कानून को लागू करना। गवर्नमेंट मोदी जी की है, पार्लियामेंट मोदी जी की, समझ रहे हो ना बात।
गवर्नमेंट मोदी जी की है, ये कानून लागू करवाते हैं मोदी जी, तो उनको एग्जीक्यूटिव पावर बोला जाता है। मोदी जी उसके हेड है अपने मिनिस्ट्री के, अपने उसकी पूरी गवर्नमेंट के, लेकिन पार्लियामेंट के हेड नहीं है वो। पार्लियामेंट का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही बनाते हैं कानून एक तरह से, पार्लियामेंट से पास होके जाता है, प्रेसिडेंट के साइन होके लागू होता है। तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये स्टेट है। आपको किस तरह ये उल्टी परिभाषा बता रहे हो आप? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, लेकिन सेंटर को भी क्या माना जाता है इसकी डेफिनेशन में? स्टेट। ये भी सत्ता है ना, इससे भी मांगते हैं अपने पावर। तो उसकी कौन आ रही है? गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट या ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य की विधानसभा और उनकी सबकी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। ये तो बहुत हार्ड लगेंगे आप लोगों को, लेकिन ये पिछली बार वालों को भी पता होगा, याद हो गए होंगे। पिछली बार भी सुने थे मैंने ये पॉइंट, और इस बार भी सुनूंगा तो याद हो जाएंगे, बहुत इजी लगेंगे। फिर आपको 2-3 बार पढ़ लोगे, थोड़ा डर लगेगा ना मेरा, तो फिर अपने आप ही याद हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। सेकंड क्या गया? गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। हर राज्य की सरकार है, हर राज्य की सत्ता है, पावर है, उनसे भी हम ये सारी चीजें मांग सकते हैं। राजस्थान की सरकार, राजस्थान की गवर्नमेंट विधानसभा, जैसे हरियाणा, एमपी, यूपी, बिहार सब जगह है। कई जगह तो लेजिस्लेचर एक ही नहीं, दो हाउस भी बने हुए राज्यों में। सुना क्या आप लोगों ने? दो हाउस भी हैं। जैसे आपने पार्लियामेंट के भी 2 हाउस सुने होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस। वैसे ही लेजिस्लेचर भी कई जगह दो है, 8-9 राज्यों में। क्या बोलते हैं उनको? विधान परिषद और विधानसभा। लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट असेंबली, ऐसे कुछ। तीसरा क्या आ रहा है? इसमें 3 पॉइंट है। तीसरा क्या आ रहा है? ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी। ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर, विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और आउटसाइड इंडिया नहीं क्या? और विदिन द कंट्रोल ऑफ इंडिया दिया होगा फिर। हाँ, विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अंडर द कंट्रोल ऑफ GOI। GOI मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुनो ध्यान से, याद करने, कल सुनूंगा मैं एक बार। और लोकल और अदर अथॉरिटीज सुनूंगा, और ऐसे इस तरीके से मत सोचो कि सर सुनेंगे और अपन याद करके आए, ये चीज नहीं है। आपको पता है सुनता कब हूं मैं? 7-8 दिन से, 5-4 दिन से 1 दिन, लेकिन सुनूंगा तब आपको पता है 5-4 दिन बाद में आप कहाँ पहुंच चुके होंगे, ड्यूटीज, राइट वगैरह सब पूरे हो चुके होंगे। फिर मैं स्टेट की डेफिनेशन पूछूंगा तो आप ऐसे ऊपर ट्यूबलाइट गिनोगे, वो स्थिति रहेगी, है ना? तो वो नहीं होना चाहिए। मीन आज तो याद रह जाती है, 2-4-5 दिन बाद में भी याद है क्या, वो जरूरी चीज हो। तो ये पुराना टॉपिक बढ़ता है तभी दिक्कत आती है ना कि टॉपिक ज्यादा हो गया। और ये सारे याद करने, ये थ्योरी नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि थ्योरी असर कैसे याद हो? अरे ये लॉ चल रहा है, लॉ के अंदर थ्योरी नहीं है, कंसेप्ट है, लॉजिक है, इनको आप पॉइंट वाइज याद करो। तो तीसरा आ रहा है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी। लोकल में क्या होता है? लोकल स्थानीय सरकारें भी अपने देश में 3 सरकार के 3 लेवल है, आपको पता हो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल शब्द का अर्थ बताया भी होगा आपको कहीं, क्या? म्युनिसिपालिटी वगैरह। पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, सुना है ये सब लोकल गवर्नमेंट है। ग्रास रूट लेवल पे, ये जमीनी लेवल पे, ये भी इंडिया में ही है। आपको पता है क्या? पंच, सरपंच, विधान, ये जो प्रधान होते हैं ये इंडिया में ही है। कई देशों में है, लेकिन इंडिया जितना डेवलप्ड नहीं है। इंडिया में तो सरपंच पे आप जानते हो कितना पावरफुल मानता है खुद को अपने आप, है ना? कानून नीचे और मैं ऊपर। तो ऑल लोकल, लोकल अथॉरिटी आ गई, और लोकल और अदर अथॉरिटी। पहले लोकल अथॉरिटी में तो आप समझ गए, हम पावर मांगने किससे जा सकते हैं? अपने फंडामेंटल राइट, हमारे से कोई नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, सरपंच, पंचायत ये भी नहीं छीन सकते। ये अगर छीन रहे तो हम इनसे भी पावर मांग सकते। हमारे को फंडामेंटल राइट ये भी देंगे हमें। और अदर अथॉरिटीज का भी और भी कुछ संस्थाएं हैं। अदर अथॉरिटीज बताएगा कौन सी, अभी नीचे इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। अदर अथॉरिटीज में वो अथॉरिटी आती है जो सरकार ने बनाई, सरकार की बनी हुई दूसरी संस्था, जैसे सेबी, CBI, RBI, ICSI, ICAI, और भी अपने तरह तरह के बोर्ड, रोडवेज, ये सब जो बने हुए सरकारी संस्थाएं, दफ्तर बहुत सारे, वो सब भी जो सरकार ने अलग से कानून से बना दिए,
LIC, तो जो भी अपने बनाए हुए हैं वो सारे लोकल या अदर अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में तो आ गई म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, और अदर में क्या आ गए, ये सब सरकारी संस्था। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कहाँ होनी चाहिए, इंडिया के अंदर बनी हुई होनी चाहिए, और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीन हो गया जो इंडिया के बाहर भी हो सकती है, इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंडिया के कहाँ हो सकती है, बाहर भी। जैसे एम्बेसी होती है ना, दूतावास, इंडिया के बाहर हर कंट्री में अपने इंडिया के दूतावास, आपको पता होगा। इंडिया के बाहर इंडिया के हो सकते हैं कई ऑफिस बने हुए जगह जगह, एम्बेसी ऑफिस कोई बोलते हैं। अब वो वर्ल्ड में सब देशों में बने हुए, और उस एरिया में जो भी इंडिया के बाहर का एरिया है, इंडिया के बाहर जहां पे भी इंडिया का एम्बेसी बना हुआ, मान लो चाइना में भी होगा, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, यूएसए में भी, लंदन में, सब जगह इंडिया के एम्बेसी है, दूतावास। ये आप सुने हो क्या वर्ड एम्बेसी? तो एम्बेसी जो बने हुए होते हैं उस एरिया के अंदर इंडिया के लोग भी वहां रहते हैं, इंडिया के अधिकारी लोग रहते हैं, वो अपने वीजा की और की, दो देशों के रिलेशन की, उन सब बातों को टैकल करते हैं। और वो उस एरिया को, फॉरेन के अंदर जो इंडिया की एम्बेसी बनी हुई है ना, उसका कंट्रोल किसके हाथों में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल हाथों में, इसलिए उसको भी क्या कहेंगे, स्टेट। आपको पता हो तो इंडिया ये एक डेमोक्रेसी है, ये एक दुनिया का उसूल है कि जो भी एम्बेसी होता है ना जहाँ पे, वो उस कंट्री का जगह माना जाता है, उस पे झंडा भी हमेशा, फ्लैग भी किसका लहराता है, उसी कंट्री का। जैसे इंडिया में भी दिल्ली में बहुत सारे देशों के दूतावास अपने बने हुए, चाणक्यपुरी में, इधर अपने रोड पे, तो वो सारे एरिया में आप देखोगे तो वहां इंडिया का फ्लैग नहीं मिलेगा उस एरिया में जो आप जाओगे एम्बेसी को दूसरे देश की। जैसे जर्मनी की एम्बेसी है तो वहां जर्मनी का झंडा रहेगा। कोई पूछ ले कि इंडिया में पाकिस्तान का झंडा भी कहीं लहराता है क्या? हाँ, लीगली लहराता है। कहाँ पे? जहाँ पाकिस्तान का दूतावास है इंडिया में, वहां किसका झंडा है? वहां पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में भी इंडिया का है, पाकिस्तान में जो इंडिया का वहां पे इंडिया का है। तो ये सारी चीजें अगर हम सोचें तो कौन, लोकल अथॉरिटी भी, और दूसरी तरफ कौन सी, अदर अथॉरिटी। या तो कहाँ होनी चाहिए वो इंडिया के अंदर, या फिर कहाँ होनी चाहिए इंडिया के बाहर, लेकिन उस पर कंट्रोल किसका हो, इंडिया। ठीक है, आगे देखिए फिर स्टेट को लेके आगे क्या बात बोल रहा है, देखिए सुनिए। ऑल लोकल अथॉरिटीज रेफर और मीन्स द अथॉरिटीज। देखो अब मीनिंग एक एक चीज का समझा है आपको। स्टेट की डेफिनेशन पूछा जाए तो इसका लंबा जाएगा सेंस। आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली थी, अब नीचे डेफिनेशन के नीचे क्या आ रहा है, एक्सप्लेनेशन आ रहे हैं, नोट आ रहे हैं नीचे। नोट आपको ये भी ध्यान रखने जो आपको मैं बता रहा हूँ। नोट, पहला नोट क्या आ रहा है, लोकल अथॉरिटी किसको कहेंगे। वैसे तो मैंने आपको बोला था लोकल अथॉरिटी किसको बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, पंच, या अपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला बोर्ड, ये सब। और लोकल अथॉरिटी रेफर और मीन्स, और लोकल अथॉरिटी का क्या मीन होता है, देखो द अथॉरिटीज लाइक म्यूनिसिपैलिटी, जैसे इसमें कौन आ गए, म्यूनिसिपैलिटीज आ गए। और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कौन हो गया, जिला जो अपने बना होता है, जिला परिषद। पंचायत, पंचायत आ गए। और कौन आ गए इसमें, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। पोर्ट ट्रस्ट सुना है कहीं नाम, पोर्ट ट्रस्ट। बंदरगाह, बंदरगाह का जो इलाका होता है ना पोर्ट का, वहां के लिए भी मैनेजमेंट करने के लिए अलग से ट्रस्ट बना दिया था, उस एरिया का मालिक कोई, पोर्ट ट्रस्ट। तो लोकल अथॉरिटी में म्यूनिसिपैलिटी एग्जांपल आ गया, पंचायत आ गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दे दिया, और एक चौथा नाम क्या दिया इसने, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी में क्या दिया, नीचे दूसरा नोट पढ़िए, अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी अंडर द इंक्लूड, अदर अथॉरिटी इंक्लूड ऑल अथॉरिटीज। इसमें एक तरफ वो सारी अथॉरिटी आएगी क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो किसने बनाई है अदर अथॉरिटी में, वो सारी अथॉरिटी आएगी जो किसने बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत बने हुए जो ऑफिस है। और एनी स्टैट्यूट, या और कोई स्टैट्यूट के तहत जो बने हुए, दूसरे कोई कानून बना करके जिनको बनाया हुआ है संस्थाओं को, लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिला अपने बिजली बोर्ड बना हुआ है, यूनिवर्सिटी बनाए हुए हैं सरकार की, एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीएससी, आईसीएसआई, आईसीएआई, आरबीआई, ये सब क्या माने जाएंगे, अदर अथॉरिटी, जो सरकार के अलग से कानून से बनाए गए। तो सरकार के कानून से बनाए गए तो वो सरकारी संस्था तो हो गए, और सरकारी संस्था हो गए तो उनसे भी हम अपने फंडामेंटल राइट कर सकते हैं। थर्ड लास्ट पढ़ लो, द वर्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ जीओआई, इसका क्या मीनिंग है, कंट्रोल ऑफ जीओआई का बताया था आपको, जो इंडिया के बाहर हो लेकिन जो किसके कंट्रोल में चलते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द वर्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ जीओआई इंक्लूड, इसमें शामिल है नॉट ओनली एवरी अथॉरिटी फंक्शनिंग इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कंट्रोल ऑफ जीओआई में इंक्लूड है ना केवल ये कह रहा वो अथॉरिटी फंक्शनिंग इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया,
ना केवल वो अथॉरिटी आ गई जो किसके अंदर काम करती है, अंडर द कंट्रोल में, ना केवल वो अथॉरिटी जो इंडिया में फंक्शनिंग कर रही है इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट आल्सो इंक्लूड दोज अथॉरिटीज, इसमें वो अथॉरिटी भी आ गई आउटसाइड इंडिया जो कहाँ काम करती है, इंडिया के बाहर की जो अथॉरिटी है वो भी आ गई, बट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। लेकिन जो किसके अंडर में काम करती है वो बाहर की अथॉरिटी, कंट्रोल ऑफ GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक इंडियन एम्बेसी। इंडिया के जितने भी कंट्री है सब में दूतावास बने, इंडियन एम्बेसी आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो भी बने। तो ये तीनों एक्सप्लेनेशन भी आपको स्टेट की डेफिनेशन पूछी जाए तो लिखने कौन कौन सी चीज क्या है, पहला लोकल अथॉरिटी का, दूसरा अदर अथॉरिटी का, तीसरा किसका है, कंट्रोल ऑफ GOI। उन तीनों का मीनिंग क्या है, दो टॉपिक बताए, दोनों को आप लोग याद कर लेना इसको, ठीक है। तो 15 मिनट का ब्रेक है, ध्यान रखना। कितने बजे है? 3 10 हो गए, 3 8 में 10 मान लो तो 3:25 पे है अगली क्लास। वो आप सेटअप की 35 मिनट पे पढ़ लोगे ना, पूर्ण करेगी तो बहुत ज्यादा है 35 मिनट।